अजीब सी बात हुई ना ये तो। हुई कि नहीं हुई? यस सर। मैंने जो बात आपको कही वो उस बात को आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, पहले तो ये बताइए। और सब लोग समझ अपने गए सर। अपने इसको कैमरे को ऑन करें जो मुझे दिखे कितने लोग इसमें वर्तमान में लाइव है, या सब लोग ऐसे साइड में रख के फिर चले गए। अब देखिए मेरी बात, मैं आपको ये बताना चाह रहा था, अक्यूट और क्रॉनिक जो टर्म है इनका मतलब ये होता है कि कोई भी डिजीज जो रिसेंटली डेवलप हुई है तो वो अक्यूट फॉर्म में है, यानी अभी अभी बनी है, तो वो इतनी घातक नहीं होगी। लेकिन यदि वो ठीक नहीं हो रही है और वो लंबे समय तक बनी रहे तो वो व्यक्ति को परेशान भी करती है, ज्यादा घातक भी हो जाती है, उसको ठीक करना फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लंबे समय तक वो बीमारी है, तो ज्यादा डेंजर है। तो यही बात जब हम ब्लड कैंसर के लिए करते हैं, ब्लड कैंसर का मतलब होता है इंक्रीज डब्ल्यूबीसी प्रोडक्शन इनटू द ब्लड। ब्लड के अंदर जो हमारी नॉर्मल डब्ल्यूबीसी का होता है 8 से 11,000 पर क्यूबिक एमएम, जो नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट होता है वो 11,000 से बढ़कर के यदि 25,000, 50,000 या 1 लाख तक पहुंच जाए, इसका मतलब दिस इज कॉल्ड ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर। हालांकि हालांकि डब्ल्यूबीसी का काउंट ब्लड के अंदर बढ़ भी जाता है, कब? जब बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है तो। लेकिन जैसे ही वो मेडिसिन लेता है, पेशेंट ठीक हो जाता है, तो वो डब्ल्यूबीसी काउंट जो है वापस से नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे आप? है ना? अब क्या होगा, बिना किसी कारण से डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन ब्लड, आवाज तो आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर, अच्छा अच्छे ठीक से है, आ रही है। यस सर। आ रही है ना आवाज स्पष्ट? आ रही है आवाज आ रही है ना आप लोगों को? आ रही है सर। यस सर। यस सर। हाँ ठीक है। हाँ देखिए अब, लेकिन बिना किसी कारण अनावश्यक रूप से डब्ल्यूबीसी जो है वो अनकंट्रोल्ड रूप से उसका प्रोलिफरेशन हो रहा है और बढ़ती जा रही है, कोई इन्फेक्शन भी नहीं है बॉडी में, तो फिर सीधा सीधा सस्पेक्ट होता है कि इस व्यक्ति को ब्लड का कैंसर है। अब वहां पे हम इस वर्ड को फिट करेंगे कि अक्यूट ब्लड कैंसर है या क्रॉनिक ब्लड कैंसर है। तो मैंने जो आपको और डिजीज के लिए अक्यूट और क्रॉनिक मतलब समझाया है, उस हिसाब से ब्लड कैंसर के लिए अक्यूट का मतलब जो ब्लड कैंसर अभी अभी बना है वो अक्यूट ब्लड कैंसर हो गया, और जो लंबे समय तक ब्लड कैंसर बना हुआ है वो क्रॉनिक ब्लड कैंसर है। It is far more than the chronic leukemia. यहाँ उल्टी बात कह रहा हूं मैं आपको ये बात। अक्यूट ल्यूकीमिया ज्यादा हार्मफुल, ज्यादा डेंजर होता है रेदर देन आपके क्रॉनिक ल्यूकीमिया। अब आप ये कहेंगे कि सर ये बीमारी जितनी ज्यादा लंबी हो उतनी ज्यादा हानिकारक होती है, आप तो ये फिर यहाँ कैसे? तो इसका मतलब ये है, आप जो बात बोल रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन मैं जो यहाँ समझा रहा हूँ उसका मीनिंग ये है कि अक्यूट और क्रॉनिक ल्यूकीमिया ज्वाइन करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि जो ल्यूकीमिया अभी अभी रिसेंटली डेवलप हुआ है वो अक्यूट ल्यूकीमिया है, या जो ल्यूकीमिया 2-3 साल से उस विक्टिम की बॉडी में मतलब उसकी कैंसर है तो वो क्रॉनिक है, नहीं। अक्यूट ल्यूकीमिया डिफाइन किया जाता है माइलॉइड स्टेम सेल्स की कौन सी प्री मैच्योर स्टेज पे जाकर के अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन हो रहा है डब्ल्यूबीसी सेल का, दैट कंडीशन इज नोन एज अक्यूट ल्यूकीमिया।
माइलोइड जो स्टेम सेल्स हैं, देखिए मल्टीपोटेंट जो है मेटापोइटिक स्टेम सेल्स है, ये तो सभी सेल्स का फॉर्मेशन कर रही है, लेकिन जो माइलोइड स्टेम सेल्स हैं, ये माइलोइड स्टेम सेल्स मेगा कैरियोब्लास्ट, प्रोएरिथ्रोब्लास्ट, माइलोब्लास्ट और मोनोब्लास्ट बना रही हैं। उससे आगे फर्दर अब अपन को एक बार प्लेटलेट्स और एरिथ्रोसाइट को तो साइड में हटा दीजिए, अपन डिस्कशन कर रहे हैं इस जगह पे। अब यहाँ देखिए आप, तो ये जो डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं डब्ल्यूबीसी की, यानी इनकी विकास की, इनके मैच्योर होने का जो स्टेज होता है, जिसको आप डेवलपमेंटल स्टेज कहते हैं, उस डेवलपमेंटल स्टेज में कौन से स्टेज पे करके डब्ल्यूबीसी का अनकंट्रोल्ड, जिसमें ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, उस प्रकार की सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज नोन एज, दैट इज विल बी क्लासिफाइड आइदर इट इज अक्यूट और क्रॉनिक। अब आप इसको एक्सप्लेनेशन से समझिए। माइलोब्लास्ट, मोनोब्लास्ट, लिम्फोब्लास्ट, ये जो सेल्स हैं, ये तीनों डब्ल्यूबीसी की इमेच्योर फॉर्म है। माइलोब्लास्ट है, मोनोब्लास्ट है, लिम्फोब्लास्ट, तीनों इमेच्योर फॉर्म है। यदि इस लेवल पे कुछ ऐसी परिस्थितियां, ब्लड कैंसर के कारण बहुत है, उन्हीं कारणों में से कोई कारण की वजह से यदि माइलोब्लास्ट, मोनोब्लास्ट और लिम्फोब्लास्ट का एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रहा है, इमेच्योर डब्ल्यूबीसी प्रोडक्शन हो, डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी में बढ़ती है, नो डाउट, आपकी हमारी सबकी बॉडी में डब्ल्यूबीसी बढ़ती है, लेकिन कब? जब हम इन्फेक्टेड होते हैं। और जब वो इन्फेक्शन को किल करने के लिए डब्ल्यूबीसी बढ़ती है तो वो तो एक अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इन्फेक्शन खत्म हुआ, वापस वो डब्ल्यूबीसी नॉर्मल आ जाएंगे। लेकिन आप मुझे बताइए, ये जो माइलोब्लास्ट, मोनोब्लास्ट और लिम्फोब्लास्ट का जो प्रोलिफरेशन हो रहा है, जो उत्पादन हो रहा है, ये सेल्स हमारी बॉडी में किस काम की? ये तो खुद इमेच्योर है। इन खुद में किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स को या किसी भी माइक्रोब्स को किल करने की इनमें पावर ही नहीं है। इसका मतलब ये फॉर्म में यदि डब्ल्यूबीसी का प्रोलिफरेशन हो रहा है तो इसका मतलब वो अक्यूट ल्यूकीमिया है और ये डेंजर फॉर्म है। लेकिन अब माइलोब्लास्ट आगे चल करके बेसोफिल माइलोब्लास्ट बनाएंगी, माइलोब्लास्ट न्यूट्रोफिल माइलोब्लास्ट बनेगी, इओसिनोफिल माइलोब्लास्ट बनेगी। तो इसका मतलब इस माइलोब्लास्ट से बेसोफिल माइलोब्लास्ट थोड़ी और ज्यादा वेल डेवलप्ड है, यानी उनमें थोड़ा सा वो फंक्शन आ गया है कि वो किसी माइक्रोब्स को किल करने की पावर रखती हो। तो इसका मतलब इसको और इसके समय में बड़ा अंतर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन सेल्स से ये सेल्स थोड़ी सी ज्यादा मैच्योर है, ज्यादा अच्छी फॉर्म में है, ज्यादा परिपक्व फॉर्म में है। तो ये यदि ब्लड के अंदर जाती भी हैं तो कुछ हद तक ये अपना वो काम करेंगी जो डब्ल्यूबीसी का काम होता है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि दे आर फार बेटर फ्रॉम द माइलोब्लास्ट। तो ये क्या हो गया? क्रॉनिक, ये क्रॉनिक ल्यूकीमिया हो गया। अब ये व्यक्ति जिसके पास ये है, इस जगह पे इस स्टेज की सेल है ल्यूकीमिया में, इसका मतलब वो आदमी दवाइयों से सरवाइव कर सकता है और लॉन्ग टाइम तक उसकी बॉडी सरवाइव कर सकती है इस कैंसर के साथ। लेकिन इस कैंसर के साथ में वो ज्यादा दिन सरवाइव, हाँ, ठीक हो जाता है। मैं मैलिग्नेंसी की मेडिसिन लेगा और कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और ये सब करवाएगा तो इट मे बी चांस कि वापस से वो ठीक हो जाए, नो डाउट। पर ये मतलब होता है एक्यूट ल्यूकीमिया, क्रॉनिक ल्यूकीमिया, कि जो उत्पादन हो रहा है डब्ल्यूबीसी सेल का, सेल कितनी मैच्योर है। यदि वो काफी हद तक फुली मैच्योर्ड है, फिर है, तो काफी हद तक उस व्यक्ति को कंट्रोल किया जा सकता है। वो बिल्कुल माइलोब्लास्ट लेवल पे है, इसका मतलब वो तो बिल्कुल कच्ची है। आप कहने का मतलब ये है कि एक न्यूबॉर्न बेबी होता है, जैसे जैसे वो उसकी बॉडी का ग्रोथ होता जाता है वैसे वैसे उसका डेवलपमेंट ब्रेन का भी होता जाता है। डेवलपमेंट और ग्रोथ दोनों डिफरेंट पैटर्न है, चलते रहे। ग्रोथ होगी तो डेवलपमेंट, डेवलपमेंट होगी तो ग्रोथ भी होगा।
पर्सन ग्रोथ में तो 20 साल का हो गया, लेकिन डेवलपमेंट में वो अभी भी 0 डे जितना ही माइंड है उसका, फर्स्ट डे बेबी के सेम ये की बात यहाँ ये की, तो वो व्यक्ति किस काम का हमारे लिए, सेम यही बात यहाँ पे, ये बिल्कुल इमेच्योर फॉर्म में है और इनकी एक्सेसिव ग्रोथ हो रही है, किस काम की है। हाँ, यदि जैसे कोई बेबी 15 साल का हो गया फिर उसके बाद कोई ऐसी इंजरी हो जाए, ब्रेन इंजरी, जिसमें उसको कुछ मेंटल प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो तो उतनी तो उसमें कैपेसिटी रहेगी ना कि 15 साल के बच्चे का जितना दिमाग होता है वो उतना तो है उसमें भी, और ज्यादा डेवलप्ड नहीं होगा, लेकिन इतना तो रहेगा। सेम यही वाली बात इनके लिए है, ये फुली मैच्योर्ड नहीं है लेकिन इतनी तो इनमें है कैपेसिटी की ये कुछ फंक्शन कर सकती है। इसलिए इस क्रोनिक ल्यूकीमिया के यहाँ ये जो बेसोफिल और न्यूट्रोफिल और यूसिनोफिल ये सब जो है ना यहाँ पे इस लेवल पे, ये भी मैच्योर फॉर्म है, लिम्फोब्लास्ट भी, लेकिन ये लेवल जो है ना, इन लेवल पे इन स्टेज पे वो काफी हद तक उनमें डिफ्रेंशिएशन हो जाता है। डिफ्रेंशिएशन का मतलब उनमें उनकी जो वर्क कैपेसिटी है वो डेवलप होने लग जाती है, तो ये काफी हद तक ये फायदेमंद। तो ये क्रोनिक है और ये अक्यूट ल्यूकीमिया है। तो अक्यूट या ल्यूकीमिया के लिए अक्यूट और क्रोनिक का डिफाइन का जो क्राइटेरिया है वो बदल जाता है। बाकी और सभी जो आप डिजीज देखेंगे ना उसमें अक्यूट का मतलब जो रिसेंटली डेवलप हुई है, और क्रोनिक का मतलब जो परसिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम, जो लंबे समय से विद्यमान है, ये फर्क आपके इसमें। तो ये हमारा जो है वो क्लासिफिकेशन था, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड सेल्स। और इस वाली स्लाइड को, ये थोड़ी छोटी स्लाइड है लेकिन आप इस स्लाइड को देखना, इसमें हम सारी जो टाइप्स है ना, ये एरिथ्रोसाइट है, ये ल्यूकोसाइट है, ये न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, फिर एक ग्रेन्युलोसाइट्स आ गए आपके, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, प्लेटलेट सब आ गई। इन सब का टोटल अमाउंट कितना होता है और इनका मीन रेंज कितना होता है ये सब इसमें लिखा हुआ। आप इसमें इनका लाइफ स्पैन कितना होता है सब इसमें लिखा हुआ है शॉर्ट वे में, है ना। आप इस चीज को पढ़िएगा, इसमें कोई लाइन नहीं समझ में आती है तो आप उससे पूछ लेना, ठीक है ना। सब इनके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन है, कितने नंबर प्रेजेंट पर माइक्रोलीटर, अपीयरेंस इन स्टैंडर्ड ब्लड स्मीयर, ब्लड स्मीयर में यदि हम देखते हैं तो ये कैसी दिखाई देती है, सब है। समरी ऑफ फंक्शन क्या है वो भी है इसमें, और कमेंट्स में इनका लाइफ स्पैन कितना होता है, ये सब इसमें स्लाइड में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ना। कोई नहीं, यदि आप इसको, ये तो एक समरी के रूप में था, बाकी हम सभी सेल्स जो है वो 1 बाय 1 भी स्टडी करेंगे, डोंट वरी। आप ये पढ़ लिया तो हमारी ब्लड सेल्स कंप्लीट हो गई, हम एक एक स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन है एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। The erythrocyte, normally known as red blood cells, RBC, is the most common formed element. ये वर्ड हमेशा आप याद रखिएगा, कई बार आप कंफ्यूज है। फॉर्म्ड एलिमेंट का मतलब होता है दिस वर्ड डिनोट्स द ब्लड सेल्स। आप ब्लड सेल्स बोल लीजिए या तो आप ब्लड सेल्स बोल लीजिए या फॉर्म्ड एलिमेंट्स के लिए एक ही बात है ना। A single droplet of blood contains millions of erythrocytes and fair thousands of leukocytes. एक सिंगल ड्रॉप ब्लड सेल्स, सिंगल ड्रॉप यदि आप ब्लड की लेते हैं तो उसमें एरिथ्रोसाइट्स मिलियंस में मिलेंगी और ल्यूकोसाइट जो है वो आपको थाउजेंड्स में मिलेंगी। Precisely, male have about 5.4 million erythrocytes per microliter of blood, यानी लगभग 5.5 लाख एरिथ्रोसाइट्स जो है वो प्रेजेंट होती है अडल्ट मेल में, और फीमेल में लगभग 4.8 मिलियन पर माइक्रोलीटर प्रेजेंट होती है। हमारी जो टोटल सेल्स होती हैं उनका 75% जो वेटेज होता है वो एरिथ्रोसाइट की वजह से है। इनका डायमीटर जो है वो लगभग 7 to 8 माइक्रोमीटर होता है। Principal function of erythrocyte are to pick up inhaled oxygen from the lungs
and transport it to the body tissue and to pick up some carbon dioxide as a waste at the tissue and transport it to the lungs for expiration. एरिथ्रोसाइट का फंक्शन आपको पता ही है कि एल्वियोलाई के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में से CO2 जो है वो लंग्स में बाहर निकल जाती है और हमने इंस्पायरेशन प्रोसेस के थ्रू जो ऑक्सीजन अंदर ली थी लंग्स में, वो ब्लड में मिल जाती है एरिथ्रोसाइट में। एरिथ्रोसाइट में जो पिगमेंट होता है उसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड करता है। तो वहां लंग्स से हार्ट और हार्ट से ब्लड पंप के थ्रू पूरी बॉडी में आर्टेरियल ब्लड के थ्रू, आर्टेरियोल के थ्रू, कैपिल के थ्रू प्रत्येक सेल और टिश्यू तक ऑक्सीजन पहुंचती है। उसके बाद में आफ्टर सेलुलर एक्टिविटी यानी ऑक्सीजन होने के बाद में, क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी जो है वो एरोबिक एनिमल है, हम एरोबिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही सारी एक्टिविटी होती है हमारी सेलुलर एक्टिविटी। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेलुलर एक्टिविटी CO2 जो है वो वेस्ट के रूप में प्रोड्यूस होती है। वहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो प्रत्येक सेल से वेन्यूल आपस में मिलके बनाएंगे वेन। सभी वेन जो है वो सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा में उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डाल देती है। वहां से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लंग्स में जाता है, वहां से वापस CO2 लंग्स में रह जाती है और हमने जो इंस्पायरेशन प्रोसेस के थ्रू नेक्स्ट O2 ली थी वो मिल जाएगी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस चला जाएगा बॉडी में और CO2 बॉडी से बाहर निकाल दी जाएगी। यही काम होता है एरिथ्रोसाइट्स का। मैच्योर एरिथ्रोसाइट्स बिकम नॉन न्यूक्लिएटेड। ये जो मैच्योर एरिथ्रोसाइट्स हैं ये नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट डे इन द सर्कुलेशन। जब फर्स्ट डे ऑफ सर्कुलेशन होता है, इमेच्योर एरिथ्रोसाइट्स नॉन एज रेटिकुलोसाइट, मैंने आपको बताया था रेटिकुलोसाइट इमेच्योर फॉर्म है। इफ द बॉडी इज इन ए स्टेट ऑफ हाइपोक्सिया, और लैक ऑफ हाइपोक्सिया का मतलब होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यूज is known as hypoxia. Hypoxia is the medical term which denotes that lack of oxygen or decreased oxygen level into the tissue. तो क्या होगा? If the body is in a state of hypoxia, यदि बॉडी में लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो किडनी जो है वो आपको बता दिया था एरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस करती है जो रेड बोन मैरो में आरबीसी के प्रोडक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं। एरिथ्रोपोइटिन कंटेन द प्रोटीन हीमोग्लोबिन HB। एरिथ्रोसाइट में हीमोग्लोबिन होती है which give them the ability to carry oxygen, जो कि आरबीसी को ये एबिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो ऑक्सीजन को कैरी कर सके। Each red blood cells contain approximately 300 million hemoglobin molecules। एक आरबीसी के अंदर एक आरबीसी जो है वो लगभग 300 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स को कंटेन करती है। ईच ऑफ विच कैन बाउंड टू 4 ऑक्सीजन। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कंटेन करता है, कैरी करता है, बाइंडिंग करता है, और बाइंडिंग करने के जो बॉन्ड बनता है वो कहलाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ध्यान रखिएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स हो जाती है तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक वीक बॉन्ड होता है। वीक बॉन्ड यानी हीमोग्लोबिन भी ज्यादा देर तक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड नहीं कर सकता, उसको रिलीज करना ही पड़ेगा, मजबूत बॉन्ड नहीं है। Normal range of HB is 12 to 18 grams per 100 ml of blood। ये एक नॉर्मल लेवल होता है 12 से 18 ग्राम पर 100 ml of blood। देखिए ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन वर्ड आया है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है ये वीक बॉन्ड होता है। तो इसका बेनिफिट क्या हुआ वीक बॉन्ड होने के पीछे? When the oxygen is mixed with the hemoglobin and now it becomes the oxyhemoglobin which is a weak bond,
तो उससे क्या बेनिफिट है, क्या इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है कि सर वीक बॉन्ड होने से ये हेल्प मिलती है हमें? सर ऑक्सीजन रिलीज टिश्यू साइट इजीली। वेरी गुड। ये वीक बॉन्ड होने की वजह से ऑक्सीजन जो है वो प्रत्येक सेल और टिश्यू तक इजीली पहुंच पाती है। होता क्या है, ब्लड जो है वो ऑलवेज मोशन में होता है, ब्लड ऑलवेज इन मोशन। तो जैसे जैसे ब्लड आगे की तरफ फ्लो होता जाता है, तो जो मिक्सिंग जो हमारे ब्लड में जो मिली हुई जो ऑक्सीजन है उसको हीमोग्लोबिन ट्रैप करता है और रिलीज करता है, ट्रैप करता है रिलीज करता है, ट्रैप करता है रिलीज करता है। और ऐसी कंडीशन में ब्लड जो है वो मोशन में है, तो जैसे वो किसी भी हर एक ऑर्गन तक पहुंचता जाएगा, टिश्यू तक पहुंचा, ऑक्सीजन को ब्लड वेसल्स में से लिया और तुरंत रिलीज कर दिया तो टिश्यू तक पहुंच। ये बेनिफिट होता है इसमें। आरबीसी मैच्योरेशन रिक्वायर्स मेनी न्यूट्रिएंट्स। आरबीसी के मैच्योरेशन के लिए बहुत सी रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। प्रोटीन एंड आयरन आर रिक्वायर्ड फॉर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस एंड बिकम पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। प्रोटीन और आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं और आगे चल के हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के पार्ट बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि हीमोग्लोबिन को जब आप सब्सट्रैक्ट करेंगे, हीम प्लस ग्लोबिन से बनता है। हीम इज द आयरन एंड ग्लोबिन इज द प्रोटीन। तो इसलिए मैंने आपको यही लिखा, फॉर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस एंड बिकम पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। उसके बाद में वो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के पार्ट बन जाते हैं। कॉपर इज पार्ट ऑफ सेवरल एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन द हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। कॉपर आल्सो रिक्वायर फॉर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। द विटामिन फॉलेट, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 आर रिक्वायर्ड। एक बच्चे ने बताया था ना इंट्रिंसिक फैक्टर, यहाँ पे आ गया वो, देखिए आप। विटामिन B12 और फॉलिक एसिड जो है, फॉलिक एसिड को फॉलेट भी आप कह सकते हैं, आर रिक्वायर्ड फॉर डीएनए सिंथेसिस इन रेड बोन मैरो स्टेम सेल्स। रेड बोन मैरो में डीएनए के सिंथेसिस लिए विटामिन B12 और फॉलिक एसिड undergo meiosis condition, जैसे ये कंडीशन में सेल्स जाती हैं, they must constantly generate a new set of chromosomes, जो कि आगे चल करके मीटोसिस कंडीशन में एक क्रोमोसोम्स का नया सेट तैयार करते हैं। विटामिन B12 is also known as extrinsic factor because it is source is our food। यानी विटामिन B12 जो है उसको हम एक्सट्रिंसिक फैक्टर भी कह सकते हैं, ये हमें बाहरी सोर्स ऑफ फूड से भी प्राप्त हो जाता है। लेकिन गैस्ट्रिक जो सेल्स होती हैं, जिनको हम पैराइटल सेल्स कहते हैं, गैस्ट्रिक जो ग्लैंड्स होती हैं उनमें स्पेशल पैराइटल सेल्स होती हैं। बहुत सारी सेल्स होती हैं, देखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड में पैराइटल सेल्स होती हैं, चीफ सेल्स होती हैं, ठीक है ना। तो ये अलग अलग एलिमेंट्स का प्रोडक्शन करती हैं। किस किस का करती हैं ये हम गैस्ट्रिक ग्लैंड के वहां फिलहाल हम ये देखेंगे कि उसी गैस्ट्रिक म्यूकोसा में पैराइट्स प्रेजेंट होती हैं जो कि इंट्रिंसिक फैक्टर का प्रोडक्शन करती है। इंट्रिंसिक फैक्टर जरूरी क्यों है? देखिए इसकी लंबी कहानी ये है कि इंट्रिंसिक फैक्टर की प्रेजेंस में ही विटामिन B12 जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम पार्ट होता है ना, पार्ट इलियम, उसमें अब्जॉर्ब होता है। विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट में होता है और इसके अब्जॉर्प्शन के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर की प्रेजेंस जरूरी है। यदि इंट्रिंसिक फैक्टर प्रेजेंट नहीं होगा तो ऐसी कंडीशन में विटामिन B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से जो एनीमिया हो, कहते हैं पर्निशियस एनीमिया। Pernicious anemia is a classification of any blood anemia। Pernicious anemia होता है, साइटोमेगालोवायरस एनीमिया होता है, और डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, सिकल सेल एनीमिया होता है, हीमोफीलिया होता है। ये सारे जो एनीमिया के टाइप्स हैं उनमें एक टाइप है पर्निशियस एनीमिया।
तो याद रखिएगा पर्नीशियस एनीमिया इज अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। अब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी दो वजह से है। या तो गैस्ट्रिक जो ग्लैंड्स हैं उनकी जो म्यूकोसा सेल्स हैं वो विटामिन बी इंट्रिंसिक फैक्टर का प्रोडक्शन ही नहीं कर पा रही। उसकी क्या हो सकती है, इट मे बी कि पार्शियल गैस्ट्रेटोमी हो रखी हो किसी को। जब कभी किसी व्यक्ति के सीवियर पेप्टिक अल्सर डेवलप हो जाते हैं ना स्टोमक के अंदर, बहुत ज्यादा एसिडिटी, जो लोग उसमें रहते हैं फास्टिंग में ज्यादा रहते हैं, तो हाई एसिड का प्रोडक्शन स्टोमक में होता है, तो उनको अल्सर पैदा हो जाते हैं। अल्सर यदि ठीक नहीं हो रहे बाय मेडिसिन, देन इट इज फाइनली रिक्वायर्ड द सर्जरी। तो सर्जरी से फिर उस गैस्ट्रिक पार्ट को कट कर दिया जाता है। अब ऐसी कंडीशन में यदि गैस्ट्रिक पार्ट को कट कर दिया, स्टोमक के पार्ट को कट कर दिया, तो इंट्रिंसिक फैक्टर का प्रोडक्शन नहीं होगा। और इंट्रिंसिक फैक्टर का प्रोडक्शन नहीं होगा तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, विटामिन B12 बॉडी में अब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा इंटेस्टाइन में। एक ये वजह है। एक वजह ये भी बनती है कि किसी का इलियम पार्ट ही रिमूव कर दिया हो, स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम पार्ट। कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे एक डिजीज होती है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में इलियम पार्ट में से होके फूड पार्टिकल आगे जा ही नहीं पाता, वो या तो श्रिंक हो जाएगा या उसमें कोई ब्लॉकेज हो जाएगा, कुछ भी ऐसी वजह बनती है, तो इस इलियम पार्ट को कट दिया जाता है। अब कट कर दिया तो वो स्टोर कहाँ होगा फिर। तो ऐसी बहुत सी इटियोलॉजिकल फैक्टर बनते हैं जिनकी वजह इंट्रिंसिक फैक्टर और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाए, तो उसकी वजह से जो एनीमिया, यानी उससे फिर आरबीसी का प्रोडक्शन होगा नहीं, तो जो एनीमिया बनेगा वो पर्नीशियस एनीमिया कहलाएगा। एक तो पर्नीशियस एनीमिया ये हो गया। बाकी कभी कोई और टाइप के एनीमिया आएंगे निगाह में तो हम आपको और समझाते चलेंगे। Normal lifespan of RBCs is in circulation around 120 days. After this, they become fragile and cleared from circulation by process of the tissue macrophages system, also called reticuloendothelial or RE system. यानी कि after completion of 120 days into the blood circulation, all RBC are fragile का मतलब होता है उनका विघटन हो जाना। फ्रेगाइल का मतलब होता है विघटन हो जाना, उनका विघटन हो जाता है। और एक प्रोसेस होता है जिसको हम रेटिकुलो एंडोथीलियल मैकेनिज्म कहते हैं। इसका आएगा एक्सप्लेनेशन आगे की स्लाइड में, क्या होता है ये मैकेनिज्म। उस मैकेनिज्म के थ्रू सर्कुलेशन में से जो ओल्ड आरबीसी है उनको रिमूव आउट, किक आउट कर दिया जाता है। ऑर्गन्स दैट कंटेन मैक्रोफेजेस, जिन ऑर्गन्स में ये आरई सिस्टम होता है, यानी जिसको आप टिश्यू मैक्रोफेजेस सिस्टम भी कहते हैं, वो ऑर्गन्स है लीवर, स्प्लीन एंड बोन मैरो। ओल्ड रेड ब्लड सेल्स आर phagocytosed and digested by macrophages, and the iron they contain is released into the blood and used to synthesize new HB molecule। जो ओल्ड आरबीसी है उनको फेगोसाइट कर लिया जाता है, डाइजेस्टेड कर लिया जाता है, किसके द्वारा, मैक्रोफेजेस सेल्स के द्वारा। तो जब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है तो उसमें से आयरन जो है वो बाहर निकल जाता है, और एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जिसको आप क्या कहते हैं, बिलीरुबिन। याद है ना बिलीरुबिन आपको। आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होने के बाद जो वेस्ट कंटेंट निकलता है वो बिलीरुबिन। ये बिलीरुबिन जो है वो लीवर में बाइल जूस के साथ में मिक्स हो जाता है। उसके बाद में बाइल जूस जब एलिमेंट्री केनाल में एंटर करता है तो वहां पे उसका क्या रोल होता है, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। पर इतना याद रखिए कि जब बाइल जूस के साथ में बिलीरुबिन मिल जाता है तो उसका येलोविश कलर वो प्रोवाइड करता है। आगे चल करके जब बाइल जूस का डिग्रेडेशन होगा तो बिलीरुबिन जो है वो यूरिन से बाहर निकल जाएगा और स्टूल के साथ बाहर निकल जाएगा। यूरिन के साथ में जब वो बाहर निकलेगा बिलीरुबिन तो उसको हम कहते हैं यूरोबिलिनोजन, और स्टूल यानी फीसस के साथ में जब ये बाहर निकलेगा तो उसको हम कहते हैं स्टरकोब्लिन।
तो यूरोबिलिन जो है वो यूरिन के साथ, स्टरकोब्लिन स्टूल के साथ। इसी वजह से यूरिन और स्टूल दोनों का कलर जो है वो पिंक येलोविश कलर होता है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दीज एलिमेंट्स, यूरोबिलिन एंड दी स्टरकोब्लिन। और जो आयरन बाहर निकला आरबीसी डिस्ट्रक्शन से, वो आयरन जो है वो नए हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल को बनाने में हेल्प करता है। लिखा हुआ है सिंथेसाइज न्यू हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। एल्स एक्सेस आयरन स्टोर्ड इन द लीवर। इसके बावजूद भी यदि बहुत ज्यादा आयरन बच जाता है तो वो लीवर में स्टोर हो जाता है। आयरन फ्रॉम रेड ब्लड सेल्स इज